So, if you remember, before we start today's session, new topic, आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि अब डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक नया टाइप देखेंगे हम. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल, क्योंकि आपके पास सेंटर में एक ब्राइटेस्ट आता है जिसको आप सेंट्रल मैक्सिमम या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम बोलते हो. So you have brightest at the center. You can show it by a circle, doesn't matter. It is the brightest. फिर इस ब्राइट के दोनों साइड पे होता है मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. So you have first order minimas, and then again you have what you have is first order secondary maxima. फिर उसके बाद तो ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमास है. These are first order secondary maximas. And then again you have second order minima, and then you have second order secondary maxima. So this is how a diffraction pattern looks like. ये diffraction pattern कब दिखा आपको? When we had a slit or a obstacle. तो या तो slit होना चाहिए light के path में या फिर obstacle होना चाहिए. So when you have slit or obstacle in the path of light, the diffraction pattern so obtained is like this. And हमको एग्जैक्टली पता भी है कहाँ मिनिमा है. मिनिमा है लैम्डा बाय ए पे माइनस लैम्डा बाय ए पे. तो सेंटर के ऊपर लैम्डा बाय ए पे और सेंटर के नीचे लैम्डा बाय ए एंगल पे, ये एंगुलर पोजीशन था मिनिमा का. और दिस इज 2 लैम्डा बाय ए एंड दिस इज माइनस 2 लैम्डा बाय ए. तो दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, तो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा दिखता है. अब we want to go through a new topic which is called as Rayleigh's criteria. अब ये Rayleigh's criteria क्या है ये समझने से पहले let us first take a point source. अगर हमारे पास एक point source है let us say A, और अगर इस point source को एक लेंस के आगे रख दिया. लेंस मतलब बेसिकली this lens is part of an optical instrument. Optical instrument हमने 11th में देखे थे. There are two types of optical instruments. One is microscope and other is telescope. और आपको पता है माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो उसमें दो लेंस होते हैं. एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है जिसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव, और एक में से आप देखते हो उसको बोलते हो आईपीस. माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है कंपेयर टू आईपीस. मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं क्विकली. यू विल नॉट नीड दिस कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हियर, बट यू मे नीड इट फॉर जेई नीट. और टेलीस्कोप में उल्टा होता है. टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप आप कब यूज करोगे? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो. फॉर स्टार्स, तो स्टार्स मतलब द सोर्सेस ऑफ लाइट विच आर फार अवे फ्रॉम यू, दे अपीयर फेंट. क्यों फेंट? क्योंकि दूर है. दूर है तो मतलब वहां का लाइट कम मिल रहा है. द लाइट फ्रॉम एन वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रीचिंग अस इज लेस. तो फेंट है. फेंट है तो उसको ब्राइट बनाना है तो लाइट ज्यादा चाहिए. लाइट ज्यादा चाहिए तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होना चाहिए, सो दैट इट कैन कलेक्ट मोर लाइट. तो बेसिक्स पता होना चाहिए आपको. अब अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और एक लेंस है, ये लेंस ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, राइट? तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये कौन सा नया ऑप्टिक्स आ गया? रे ऑप्टिक्स इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स के दो ही पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स एक ज्योमेट्रिकल, है ना? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स को आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हो, इन विच यू ओनली टॉक अबाउट डायरेक्शन. यहाँ पे पॉइंट सोर्स, वहां पे इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सो ऑन सो फोर्थ. एनीवेज, तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है तो उसका इमेज भी पॉइंट इमेज बनना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, if a point source, if light from the point source passes through objective of an optical instrument, then the image so produced should also be in the form of point. ये रे ऑप्टिक्स के assumption से आता है, but in reality
ये जो पॉइंट इमेज आप देख रहे हो, इट इज इन रियलिटी दिस. तो इन रियलिटी यू हैव डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने सीखा है वैसा नहीं है, वही दैट्स द सेम थिंग. अगर आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद दिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू डू नॉट रिमेंबर सो सी दिस. सेंटर में ब्राइटेस्ट, उसके दोनों साइड पे फर्स्ट मिनिमा, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकेंड मिनिमा, फिर सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा. और आप देखोगे इंटेंसिटी डायग्राम आपको याद होगा ही, क्योंकि हमने इंटेंसिटी डायग्राम भी प्लॉट किया था, अगर याद होगा तो. दिस वन और दिस वन, राइट. तो सेंट्रल मैक्सिमा का ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होता है, मतलब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो ओनली चेंज इज, मैंने इसलिए पहले बताया था, आज का लेक्चर स्टार्ट करते वक्त ही बताया, जब लाइट स्लिट से या फिर ऑब्स्टैकल को एनकाउंटर करता है, उस केस में आपको मिलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न समथिंग लाइक दिस. बट इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स and the rays from point source are passing through a lens, it is passing through objective lens of an optical instrument, the image so obtained is not a point image but it is diffraction pattern. Diffraction pattern तो central maximum होना चाहिए, ये है central maximum here. central maximum के बाद क्या आता है? first minima. यहाँ पे first minima है but it is in the form of ring, राइट. फिर सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे है, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग अगेन. देन यू हैव अनदर मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, अगेन इन द फॉर्म ऑफ रिंग. सो इन दिस केस द डिफ्रैक्शन पैटर्न सो ऑब्टेन्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ब्राइटेस्ट डिस्क एट द सेंटर. सेंटर पे तो डिस्क है ना, बाकी तो रिंग्स है. हाँ, तो ये जो बीच का डिस्क है, इसको नाम है एरीज डिस्क. It is called as Aries disk, and this Aries disk is surrounded by alternate dark and bright rings. और जो bright rings है, they are of decreasing intensity. देखो जैसे सेंटर से दूर जाओगे, it is getting fainted, right? Clear? तो इतना पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, then we can go ahead. तो पहले जो कुछ हमने लिखा है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, बिकॉज वंस यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट तो आगे का समझेगा. तो वी विल जस्ट मेक वेरी प्रिसाइज नोट्स. सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मतलब रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, द इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स produced by an optical instrument, produced by an optical instrument must be a point image, must be a point image, right? But in practice, the image of a point source, the image of a point source produced by objective of an optical instrument, objective of an optical instrument is a diffraction pattern. तो पॉइंट सोर्स की जगह पे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, is a diffraction pattern, and this diffraction pattern consists of, as you know, it consists of circular brightest disk at the center. Is a diffraction pattern which consists of a bright disk, at the center, and which is surrounded by alternate
dark and bright rings, right? अब वो ऑफ रिड्यूसिंग इंटेंसिटी है, डिफ्रैक्शन पैटर्न तो होता ही रिड्यूसिंग इंटेंसिटी का है, राइट? सो यू कैन से ऑफ रिड्यूसिंग इंटेंसिटी, ओके गुड, ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, करेक्ट। अब अगर यहां तक समझा है तो अगला कुछ भी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर एक पॉइंट है तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो अगर दूसरा पॉइंट सोर्स है तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने चाहिए, राइट? So what we expect is each point source will create its own diffraction pattern after the rays of light, after the beam of light through the source passes through lens. ऐसा होना चाहिए ideally, but when you see in reality you may not be able to see two different patterns. हमें अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा दिखता है जिसमें जो सेंटर है इसको एरीज डिस्क बोला है, दिस इज एरीज डिस्क। उसके बाद डार्क रिंग, फिर ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग, फिर ब्राइट रिंग। तो दिस इज हाउ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक फॉर अ पॉइंट सोर्स when the beam of light from the point source passes through a lens, passes through circular aperture, because slit is not circular aperture, right? तो हर एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे यहाँ पे ऐसा तो वहां पे वैसा क्यों? क्योंकि वहां पे स्लिट था, वहां पे लेंस नहीं था, लेंस से जब पास होगा तब ऐसा मिलेगा। अब फिर हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जब दो पॉइंट सोर्स हो तो दो पैटर्न दिखने चाहिए, राइट? यू मे और मे नॉट सी टू पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट सोर्सेस। अगर इन दोनों पॉइंट सोर्सेस का डिस्टेंस बहुत कम है तो एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। सो यू मे और मे नॉट बी एबल टू सी टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स if the distance between two point sources is very small, right? तो क्या करना पड़ेगा? फिर ऐसा करना पड़ेगा, इस पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दो, फिर थोड़ा बढ़ा दो, फिर भी हमको नहीं दिख रहा है अलग अलग, फिर इसका डिस्टेंस और बढ़ाओगे। तो जैसे ही फॉर सम मिनिमम डिस्टेंस you will just see, a word is important, just, right? When you just see two patterns, that distance between the two sources for which the diffraction patterns are just resolved, the images are just resolved मतलब separate करना, split करना, components करना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, the minimum distance between two point sources for which the images, which are diffraction patterns, are just resolved, that distance is called as limit of resolution. तो हमारा एक्सपेक्टेशन था ये दो पॉइंट सोर्सेस, तो मैंने यहाँ दो डॉट बताया है, ए डैश बी डैश, बट रियलिटी में वो ए डैश एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है और बी डैश दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न है। हमको दूर से सिर्फ डॉट्स दिखता है क्योंकि हमको दूर से सिर्फ सेंट्रल डिस्क दिखता है, एरीज डिस्क। But when you use microscope, you will see two diffraction patterns. And if you do engineering, you are going to do this. You are going to see this kind of pattern. First year में ही experiment है ये. Good. Then, जो भी मैंने बोला उसको अभी लिखना तो पड़ेगा। तो what you know is, अगर हमारे पास दो point sources है, if we have two point sources A and B, we may or may not be able to see two distinct images। और मैं जब यहाँ पे इमेजेस की बात कर रहा हूं मतलब मैं बोल रहा हूं डिफ्रैक्शन पैटर्न्स।
So you may or may not be able to see two distinct, two separate diffraction patterns depending on the distance. Depending on the distance between the 2 point sources. Distance between the 2 point sources. अब अगर आपको याद होगा तो इस टॉपिक का नाम मैंने दिया रेलिक्स क्राइटेरिया. अभी तक रेलिक्स क्राइटेरिया आया ही नहीं, अभी आएगा. तो व्हाट यू विल डू, आप ए और बी का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे. पहले बढ़ा दिया, फिर भी एक ही पैटर्न दिख रहा है, फिर और बढ़ाया, फिर भी एक दिख रहा है, फिर आपने थोड़ा सा और बढ़ाया, जस्ट यू स्टार्ट सीइंग टू सेपरेट पैटर्न्स, राइट. दैट इज रेलिक्स क्राइटेरिया. लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दो पैटर्न दिखना कब दिखेंगे, हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यस, बट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी डायग्राम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. याद है क्या इंटेंसिटी डायग्राम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न? याद होना ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा. ये था आपका इंटेंसिटी डायग्राम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. सेंटर पे जो मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम है, वो ब्राइटेस्ट है, उसके दोनों साइड पे फर्स्ट मिनिमा है. इतना ही याद होना चाहिए, सफिशिएंट. ब्राइटेस्ट एट द सेंटर एंड देयर आर टू मिनिमास, वन मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. तो जस्ट रिजॉल्व होना मतलब जस्ट दो पैटर्न दिखना, ये कब होगा? जस्ट दो पैटर्न दिखना ये तब होगा जब एक का सेंट्रल मैक्सिमम, हमारे पास कितने सोर्सेस थे? दो, ए और बी. उसके कितने इमेजेस बने? दो, ए डैश और बी डैश. तो हमको जस्ट दो अलग अलग पैटर्न कब दिखेंगे? तो सबसे पहले तो यहां देख लो, ये इमेज नंबर सी में अनरिजॉल्व्ड. अनरिजॉल्व्ड मतलब ओवरलैप, राइट. बाद में डिफाइन करेंगे हम वापस से. अब जस्ट रिजॉल्व मतलब जस्ट दो पैटर्न कब दिखेंगे? जब एक का, क्योंकि दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, you have two diffraction patterns. These two diffraction patterns will be seen distinct, will be seen separately, just resolved when central maximum of one, ये है central maximum of A, इसको A dash बोल रहा हूं क्योंकि इमेज को A dash नाम दिया है. When central maximum of one overlaps with first minima of the other. अदर मतलब B dash का फर्स्ट मिनिमा, ये B dash था. तो इफ यू रिमेंबर, ये है B dash. B dash का फर्स्ट मिनिमा कहां पे है? यहां पे है. और A dash का सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे है? यहां पे है. हुआ क्या ओवरलैप? यस, राइट. तो व्हेन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन falls on, overlaps with first minima of the other. ऐसा अदर क्यों बोला? क्योंकि अगर A डैश का सेंट्रल मैक्सिमम B डैश के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप हो रहा है तो उल्टा भी हो रहा है. मतलब B डैश का सेंट्रल मैक्सिमम A डैश के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप हो रहा है, राइट. So this condition is called as Rayleigh's criteria. So two diffraction patterns will be seen just resolved when central maximum of first or central maximum of one overlaps with first minima of the other, right? तो ये इसको बोलते हैं Rayleigh's criteria. और इस कंडीशन में जो दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस होगा उसको बोलोगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो पहले तो आप ये रेलिक क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ इफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन falls on the first minima of other, then the two patterns, then the two images या patterns, एक ही बात है, two images are seen just, ये word important है, just resolved,
जस्ट रिजॉल्व, राइट, क्योंकि फिर ये जो डिस्टेंस डी था, इस डिस्टेंस डी से ज्यादा डिस्टेंस पे तो डेफिनेटली क्लियरली दो पैटर्न दिखेंगे, राइट। तो if central maximum of one falls on first minimum of other than the two images are seen just resolved, this condition is known as Rayleigh's criteria. Rayleigh's criteria. तो रेलिंग ने पहले ही थियोरेटिकली बता दिया कि अगर दो अलग अलग पैटर्न देखने हैं तो कम से कम एक का मैक्सिमम दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप होना चाहिए, तब होगा। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके, राइट। अब दो इमेजेस वेल रिजॉल्व कब होंगे? अब वेल रिजॉल्व कब होंगे? तो उसके लिए अब वेल रिजॉल्व कब होंगे? जैसे ही आप डिस्टेंस डी बढ़ाओगे, तो डिस्टेंस डी बढ़ाने के बाद ये जो डिस्टेंस था, मतलब पहले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ ओवरलैप हो रहा था, अब ये कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि अभी मिनिमा और मैक्सिमा दोनों शिफ्ट होने लगेंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम एक डिस्टेंस मेजर करते हैं। वी मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ बोथ, इसको x मान लेते हैं, राइट। हम बोलते हैं कि चलो दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस फाइंड कर कैलकुलेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और एक चीज करेंगे। और अब दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब एक को भूल जाओ, हाँ, फॉरगेट अबाउट वन ऑफ दिस, अब एक ही पैटर्न लो। अब हम क्या करेंगे? कोई भी एक पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम से लेके उसी के फर्स्ट मिनिमम तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको बोलेंगे आर। अगर ये x ग्रेटर देन r हुआ तो वेल रिजॉल्व। मतलब मैंने जो बोला उसको भी अगर इंग्लिश में लिखना हो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द टू पैटर्न्स इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम ऑफ ईदर ऑफ द वन, क्योंकि a डैश या b डैश दोनों में से अगर b डैश का करोगे, b डैश का सेंट्रल यहां पे आया और उसका फर्स्ट मिनिमम अगेन एट द सेम पॉइंट, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? r होगा, सेम होगा, मतलब, राइट। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द टू पैटर्न्स, मतलब x is greater than the distance between central maximum and first minimum of the same pattern. अभी सेम मतलब दो है ना, तो इसलिए मैंने बोला of either of the one, right? Then the images or diffraction pattern are said to be well resolved, right? तो थोड़ा सा लिखते आना चाहिए, सिंपल है। So if the distance between central maximum of the two patterns, of the two images, two patterns, ठीक है, patterns is greater than the distance between central maximum and first minimum. से मिनिमम बोले तो कौन सा नंबर? of the first minimum of either of the patterns, दोनों में से किसी भी एक का, then images or patterns are known as well resolved. तो ये जो मैंने यहाँ दिखाया है ये वेल रिजॉल्व, सी दो अलग अलग दिख ही रहे अच्छे से, तो दे आर वेल रिजॉल्व, ओके। अब अनरिजॉल्व कब होगा? अब अनरिजॉल्व तब होगा जब यह डिस्टेंस x या लेस देन r होगा। सिर्फ एक ही वर्ड चेंज होगा, यहाँ पे ग्रेटर की जगह पे
less. So if the distance between central maximum of the two patterns is less than the distance between central maximum and first minimum of either of the one, then the image are said to be unresolved. और उस केस में you get only one pattern, right? तो this is what you need to know. यहां तक समझा? अब अगर यहां तक समझा तो जब जस्ट रिजॉल्व हुआ था, मतलब एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम के साथ ओवरलैप हुआ था, राइट? वो जिस डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस के लिए हुआ था, उस डिस्टेंस ऑफ सोर्स को बोलते हो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो अब हमको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन करना है. बहुत सिंपल है. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम बोलेंगे यहां पे द मिनिमम लीनियर थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं, इस पे बाद में आऊंगा मैं. द मिनिमम लीनियर डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस किस में था? ये टू सोर्सेस में था, इमेजेस में नहीं. द मिनिमम लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सोर्सेस for which the images are just resolved, not well resolved, not unresolved, are just resolved. Then this distance is known as limit of resolution. You must know what is the meaning of resolution. Resolve करना. दो very close object को अलग अलग components में split करना, इसको बोलते हैं resolving resolution, right? Correct? अब मैंने space क्यों छोड़ा? Going back to the introductory page of this topic. Optical instrument. There are two optical instruments. Microscope में objects are very near, and if objects are very near, just like this, you can measure the distance between points also. Microscope में objective lens और object में distance होता है बहुत कम, और ये दोनों objects होते हैं बहुत पास में. तो यहां पे you can measure distance, right? But imagine the case of telescope. Telescope में you have light coming from two stars, let us say, which are very close to each other. आपको पता होगा, नहीं पता होगा, पता नहीं, बता देता हूँ. When you look at stars in the night sky, well, with your naked eye जब बोलता हूँ तो चश्मे वालों के लिए नहीं. Naked eye मतलब without telescope. If you have some eye defects और चश्मा निकाल दिया तो कुछ भी दिखेगा नहीं, right? So when you say naked eye, I mean without telescope. I don't mean without spectacles. So with naked eye, under a clean sky, good rhyming, na? So you can see around 6,000 stars. Around 6,000 stars. Out of few billions, not billion, few, पर कम से कम 1 बिलियन स्टार तो है ही हमारे सोलर, हमारे मिल्की वे में, हमारे गैलेक्सी में, राइट? हमारे गैलेक्सी में अराउंड 1 बिलियन स्टार्स है, उसमें से 6,000 तुम देख सकते हो. तो वैसे ओवरऑल इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज है. हम हमारे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं. हमारे गैलेक्सी के जितने भी स्टार थे उसमें 60% स्टार बाइनरी होते हैं, ट्विन. जुड़वा नहीं बोल सकते हो. Why? Because they are not really born at the same time. Good. Now that is reality. So 60% of the stars, they are actually binary. मतलब they are very close to each other. But when you see with naked eye, you see only one, right? अब आप वो दो स्टार का डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर सकते. तो what you measure is the angle between the two stars. तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जगह खाली रखी थी, द मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर डिस्टेंस, राइट?
तो अगर माइक्रोस्कोप होगा तो मिनिमम लीनियर डिस्टेंस, अगर टेलीस्कोप होगा तो मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस. इट इज इनफैक्ट वेरी गुड नाउ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये फॉर्मूला माइक्रोस्कोप का था कि टेलीस्कोप का था. माइक्रोस्कोप का अगर है तो वो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस मतलब L⁻1 होता है. और टेलीस्कोप के लिए क्या है, एंगुलर मतलब डायमेंशन लेस होता है. राइट, तो अब डायमेंशन देख लेना, समझ में आ जाएगा कि टेलीस्कोप का फॉर्मूला है कि माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है. तो हम देखेंगे वो भी, पहले तो डिफाइन कर लिया. तो अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द मिनिमम लीनियर और एंगुलर डिस्टेंस between the 2 point sources for which the images are just resolved, okay, is known as limit of resolution. Ab resolving power is nothing but reciprocal of limit of resolution. The reciprocal of limit of resolution is known as resolving power. तो अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं, उसमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन L⁻1 है तो रिजॉल्विंग पावर L⁻−1 होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है. और अगर मैं माइक्रोस्कोप नहीं टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं तो दोनों डायमेंशन लेस होंगे. सिंपल लॉजिक. ओके, तो अब वन बाय वन एक एक करके हम पहले डिस्कस कर लेंगे. लेट अस डिस्कस फॉर टेलीस्कोप नहीं माइक्रोस्कोप फर्स्ट. पहले माइक्रोस्कोप का कर लेते हैं, टेलीस्कोप को थोड़ा टाइम लगेगा. सो लेट अस डिस्कस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. वेल व्हाट आई विल डू इज, मैं वो डायग्राम को रहने देता हूं. मे बी वी विल नीड दिस, so maybe we will need this. And now we can start talking about limit of resolution and resolving power of microscope. Okay, so before you start any topic, टाइटल तो दे दिया, डायग्राम भी है, तो यू नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व. यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है अभी हमारे पास. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन किया था हमने, क्या बोला था हमने, मिनिमम लीनियर और एंगुलर. अब एंगुलर नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 point सोर्सेस for which the two images A dash and B dash are just seen resolved, then this distance D is known as limit of resolution of microscope. Right? फिर आप बोलोगे consider 2 point sources A and B as shown in figure. The beam of light through A and B is passing through objective of microscope, है ना, right? And two respective या फिर two corresponding images A dash B dash in the form of diffraction patterns are obtained. यहां तक हो गया. यहां तक होने के बाद then if the two images are seen just resolved, okay, right, then the distance is as you know is limit of resolution. फिर आप बोलोगे then limit of resolution is given by, so limit of resolution is given by. और थोड़ा जो बाकी के पैरामीटर है वो भी बता देना, है ना. बाकी पैरामीटर है यहाँ पे, एंगल अभी दोनों है, ये दोनों पॉइंट इमेज ऑब्जेक्ट्स ये लेंस पे एंगल बनाएंगे. ये एंगल अल्फा बनाया, ये एंगल अल्फा बनाया, तो 2 अल्फा. लेट 2 अल्फा बी द एंगल सबटेंडेड बाय रेज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द लेंस, एट द ऑब्जेक्टिव लेंस. डिफाइन कर दो. देन अब ऐसा है कि इसमें भी केसेस है. इसमें केस नंबर 1 फॉर सेल्फ लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. और लकीली आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, आपको याद रखना.
यू डोंट हैव टू डिराइव, कहां से आया कहां से भी आया, वी डोंट केयर, वी जस्ट नीड इट। ओके, तो यू आर नॉट सपोज टू डिराइव। तो फॉर सेल्फ लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए और बी वो प्राइमरी सोर्सेस है, दे आर जनरेटिंग देयर ओन लाइट। ऐसा भी हो सकता है कि दो सोर्सेस है, खुद का लाइट नहीं है, light is falling from some, मतलब light is generated by some other source, it is falling onto those point sources and the point sources are just reflecting the light just like moon, right? तो अगर self luminous हो तो limit of resolution d is given by 1.22 lambda upon a sin alpha, right? अब नहीं ए नहीं 2, क्योंकि ए अगर लिख दिया तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin अल्फा। वाई डायमेंशनली इनकरेक्ट? वेवलेंथ इज लेंथ, ए बी लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ एंगल, लेकिन हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में डी क्या आएगा? डिस्टेंस, मतलब l⁻⁴ गुड। तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर कि सही है या गलत। अब याद रखो यहाँ पे ये जो अल्फा है हमने पहले डिफाइन कर दिया, 2 अल्फा डिफाइन किया था हमने। 2 अल्फा इज द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द पॉइंट सोर्स ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? वो 2 अल्फा का हाफ है अल्फा। लैम्बडा तो पता ही होगा, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्स, क्योंकि इमिट करेगा, क्योंकि आपने क्या बोला है? फॉर सेल्फ लुमिनस। और सेल्फ लुमिनस के केस में ये एक्स्ट्रा 1.22 ऊपर आता है, जो नॉन लुमिनस के केस में नहीं आएगा। Only for self luminous you have 1.22 extra in the numerator. अब चेक कर लो, 1.22 मतलब नंबर, 2 मतलब नंबर, साइन ऑफ एनी एंगल इज जस्ट अ नंबर, तो लैम्बडा इज वेवलेंथ, तो डायमेंशनली क्या आया? लेंथ रेज टू 1। हाँ, तो ये आ गया आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, राइट? अब आप रिजॉल्विंग पावर में निकाल सकते हो। Resolving power is 1 upon d. This is 2 sin alpha by 1.22 lambda. देखो ऊपर तो नंबर है, 2 नंबर, sin alpha नंबर, नीचे 1.22 नंबर, lambda is length, तो 1 upon length, length is to -1 के डायमेंशन आ गए रिजॉल्विंग पावर के। क्लियर यहां तक? सिंपल। अब अगर हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नॉन सेल्फ लुमिनस है, नॉन सेल्फ लुमिनस पॉइंट सोर्सेस, तो हमारे पास जो ए और बी थे ये खुद का लाइट नहीं इमिट करते, तो उस केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज जस्ट लैम्बडा अपॉन 2 sin अल्फा। तो रिजॉल्विंग पावर इज 2 sin अल्फा बाय लैम्बडा, तो 1 अपॉन लेंथ, यहां पे भी 1 अपॉन लेंथ, राइट? क्लियर? ये हो गए 2 केसेस। अब अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू दैट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब जस्ट रिजॉल्व मतलब 2 आपको अलग अलग पैटर्न दिखने चाहिए। गुड। इमेजिन आपके पास 2 सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक बायोलॉजी में करते हो ना, 2 वेरी सेंसिटिव, जिसको छेड़खानी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम, नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच देम, यू आर नॉट सपोज टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते हम लोग, तो फिर उस केस में हमको अगर फिर भी 2 डिस्टिंक्ट जस्ट रिजॉल्व इमेजेस चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसका एक इलाज है, नहीं हम इंटेंसिटी भी नहीं चेंज कर सकते, उसका इलाज ऐसा है कि ये जो आपके पास सिस्टम है, मतलब पहले तो आपने कुछ यहाँ पे भरा नहीं, आपने क्या किया? आपने आपका सैंपल लिया, उसके ऊपर माइक्रोस्कोप रख दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव और पॉइंट सोर्सेस में एयर था। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे आप एक ऑयल भर दोगे, और ये जो ऑयल आपने फिल कर दिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट अस से म्यू, सो म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, नॉट ऑफ द लेंस, क्योंकि लेंस भी ग्लास का बना है, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, ये म्यू किसका? लेंस का? नहीं, लेंस का नहीं, किसका?
सराउंडिंग मीडियम का। तो यू पुट ऑयल, ऑयल पुट करने से क्या होगा, ऑयल पुट करने से ये जो रिजॉल्विंग पावर था इसमें ऊपर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे म्यू आएगा, राइट। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि रिजॉल्विंग पावर कम पड़ रहा था। रिजॉल्विंग पावर कम होना मतलब दो इमेजेस दे विल नॉट बी सीन जस्ट रिजॉल्व, लेकिन हमको तो जस्ट रिजॉल्व करना ही है। और उसमें से कंडीशन है कि आप पॉइंट सोर्सेस को डिस्टर्ब मत करो, हाँ, यू शुड नॉट बी, दे आर वेरी सेंसिटिव, यू शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग देम, राइट। फिर अब क्या करेंगे, फिर आप डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा सकते, फिर आपने यहाँ पे एक लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दिया, सम ऑयल। ऑयल इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, आपको पता है एयर को छोड़ के कोई भी और मीडियम हो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, राइट। और ये ग्रेटर देन 1 यहाँ पे ऊपर आया है, इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर इज नाउ मोर कंपेयर टू एयर। रिजॉल्विंग पावर बढ़ना, इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर बढ़ना, रिजॉल्विंग पावर मतलब द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट टू थिंग्स। तो बाय जस्ट इंट्रोड्यूसिंग सम ऑयल you have increased the resolving power, right, just by introducing some kind of liquid. So this is how you can increase resolving power. So to increase resolving power you need to introduce some oil to increase resolving power of the microscope, an oil is introduced in the surrounding space, in the surrounding region, surrounding space, whatever it is. Okay, so this is what you have. Clear? अब इसमें जो आपको ये म्यू साइन अल्फा दिखता है, इसको नाम है न्यूमेरिकल एपर्चर। So here this mu sin alpha is known as numerical aperture of the lens of the system, right? Clear? तो इसका मतलब आपके पास रिजॉल्विंग पावर आ गया 2 times of numerical aperture by lambda. This is numerical aperture and not available. Not available. So anyways, so the basic idea should be clear. तो आपको ये सब समझने के लिए अब अगला टॉपिक टेलीस्कोप का है। उससे पहले जस्ट अ क्विक रिवीजन। डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमम, मिनिमास, सेकेंडरी मैक्सिमास, वो कब, जब स्लिट या ऑब्स्टेकल हो, राइट। But if you have a point source placed in front of a lens, this lens can be a part of optical instrument like microscope or telescope. Then instead of a point source, diffraction pattern is obtained. एक point source तो एक diffraction pattern, दो point source तो दो diffraction pattern. Each of the diffraction pattern looks something like this, in which the central disk is the brightest. जिसको आप बोलते हो Aries disk. That is the only disk. Others are rings. उस डिस्क के बाद डार्क रिंग है, फिर ब्राइट रिंग है, फिर डार्क रिंग है, फिर ब्राइट रिंग है। जैसे डिफ्रैक्शन में होता था इंटेंसिटी कम होता जाता था, यहाँ पे भी इंटेंसिटी कम होते जा रहा है। मतलब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का इंटेंसिटी डायग्राम हमने कल देखा, एग्जैक्टली वही इंटेंसिटी डायग्राम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, राइट। अब वो इंटेंसिटी डायग्राम का यूज करके हम जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व और अनरिजॉल्व समझेंगे। अब दो इंटेंसिटी, दो पॉइंट इमेजेस, मतलब दो इंटेंसिटी पैटर्न्स, है ना। तो अगर आपके पास एक इमेज का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम के साथ ओवरलैप हुआ तो देन दे आर जस्ट रिजॉल्व। देखो जस्ट अलग होते हुए दिख रहे हैं, राइट। इफ the distance between two central maximum is greater than the distance between central maximum and first minimum of either of the two patterns, then they are said to be well resolved. You see, you can see two good patterns. इससे भी अच्छा देखना है, ये completely resolved. Okay, then
if the distance between two central maximums is less than the distance between central maximum and the first minimum of either of the two patterns, then they are said to be unresolved. In this case, one pattern is overlapping on the other and you see only one pattern. Okay, फिर हमने देखा limit of resolution क्या होता है. It is a distance between the sources, not the images anymore. अब तुम सेंट्रल मैक्सिमम मिनिमम या डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हो, ये जस्ट रिजॉल्व कंडीशन, मतलब एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप होगा. ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सोर्सेस के डिस्टेंस पे. तो वो जो सोर्सेस का डिस्टेंस था उसको आपने बोला है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और उसके रेसिप्रोकल को बोला है रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर, यू नीड टू ट्राई वेरी हार्ड. ये जो आपके आईलिड्स होते हैं ना, उसको वेल रिजॉल्व रखना पड़ेगा. यू आर डूइंग व्हाट? यू आर सेटिस्फाइंग डेली क्राइटेरिया बाय जस्ट resolving it. Okay, good. Then we saw this, all the equations for limit of resolution and resolving power of microscope, right? इस केस में दो केसेस आते हैं. इस केस में दो फर्दर सब केसेस है. दो पॉइंट सोर्सेस है. दो पॉइंट सोर्सेस का खुद का लाइट है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 1.22 लैम्डा अपॉन कोसाइन अल्फा. ओके, रिजॉल्विंग पावर इज 1/d. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल लोगे. अगर नॉन सेल्फ लुमिनस है तो इस केस में सिर्फ 1.22 यहां से हटा दो. रिजॉल्विंग पावर इज 1/d which is 2 sin alpha by lambda. If still you don't get resolved images, you need to introduce some oil, some liquid. तो उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज म्यू. तो ये म्यू साइन अल्फा जो आएगा इसको बोलोगे न्यूमेरिकल एपर्चर. यहां तक क्लियर? अब लेट अस टॉक अबाउट माइक्रोस्कोप. हो गया, तो अभी टेलीस्कोप. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर आरपी ऑफ टेलीस्कोप. This is really interesting thing. Idea here is the same. You have a lens, right? Then, according to the condition of Rayleigh criteria के according, आपके पास दो images बनेंगे. ये P1 मतलब ये पहले सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमम है. उसके बाद P2 समवेयर ओवर हियर आई विल टेक, ये सेकंड इमेज का, सेकंड सोर्स के इमेज का सेंट्रल मैक्सिमम है. दोनों सेंट्रल मैक्सिमम है फॉर द टाइम बिंग. देन यू नो कि यहां पे टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट इज प्रैक्टिकली एट इंफिनिटी. टेलीस्कोप क्यों यूज करते हो? टू वॉच, टू सी स्टार्स, राइट? एंड यू नो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द रेज कमिंग आर पैरेलल टू ईच अदर प्लेन वेव फ्रंट, राइट? देन आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस दे विल फोकस ऑन दिस पॉइंट P1. ये पहले का. सिमिलरली जो दूसरा आपके पास सोर्स होगा, दूसरा सोर्स जो भी होगा, उसके जो रेज है they are also parallel, look, yes, and they are basically converging at some point P2, right? Good. अब ये जो दो सोर्सेस हैं, इन दोनों में मैं डिस्टेंस नहीं मेजर करने वाला, मैं मेजर करने वाला हूं एंगल. तो यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये मिनिमम एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर डिस्टेंस होगा विच इज डी थीटा, राइट? डी थीटा, दिस इज डी थीटा. अब आपकी बुक्स में यही डायग्राम है शायद, अगर नहीं है तो नोटेशंस थोड़े से चेंज हो सकते हैं, बट ठीक है, व्हाटएवर इट इज, ऐसा ही कुछ होगा. एनीवेज,
तो आई विल नॉट स्टिक टू नोटेशंस ऑफ योर बुक्स, क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, मैं इसको S1 बोलूंगा, पहला सोर्स, इसको बोलूंगा S2। गुड, देन इफ आई ड्रॉ सच अ लाइन, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं लेंस को। गुड, ओके। देन अगर मैंने ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किया, यू शुड नो, इसको नाम दे देते हैं A पॉइंट और इसको बोल देता हूं मैं B पॉइंट, राइट। ये एंगल अगर d थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस d थीटा होगा। ये सब सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद, जो मैं पूरा नहीं करने वाला वो आपको करना है, तो पहले समझ लो ये क्या है, ये 90 माइनस डी थीटा, ये अभी याद रखना। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था डिफ्रैक्शन पैटर्न करते वक्त ही, मिनिमास की लोकेशन फाइंड करते वक्त या मैक्सिमा की लोकेशन, एंगुलर लोकेशन फाइंड करते वक्त, व्हाट वी सेड, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा होगा तो मिनिमा डिफ्रैक्शन में, और 2n+1 लैम्बडा बाई 2 होगा तो मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, करेक्ट। मतलब पाथ डिफरेंस आपको चाहिए, और पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न में आप एक्सट्रीम ए और बी, एक्सट्रीम रेज का पाथ डिफरेंस निकालते हो। तो एक्सट्रीम रेज का जब पाथ डिफरेंस निकालते हो तो ए रे से, ए पॉइंट से बी से जो रे निकल रहा है, वेव निकल रहा है, उस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। तो यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर बेसिकली, इफ यू रिमेंबर। और इसको आपने बोला था ई, ये है आपका 90 डिग्री, राइट। क्लियर यहां तक? गुड, ओके। देन इतना अगर आपको पता है तो द थिंग इज, आपको पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। और पार्ट डिफरेंस क्यों चाहिए समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम में। इन अ व्हाइल यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डू यू नीड पार्ट डिफरेंस। ये है डी थीटा, ये था, और आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो टोटल आया 90। टोटल 90 आना मतलब ये आना डी थीटा। वेरी गुड, तो डी थीटा एंगल है। ओके, अब पाथ डिफरेंस मतलब ये बी से ई था, ये पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपने यूज किया था साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ डी थीटा बोल दूंगा मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू अपोजिट बीई हाइपोटेन्यूज ए बी। और अब थोड़ा ध्यान रखो, मैं लेंस को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ये जो ए बी है, ए से बी है, इट हैपेंस टू बी एपर्चर ऑफ द लेंस। एपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द लेंस, राइट। इसको हम नाम दे देंगे ए। वहां पे ए बी स्लिट विड्थ था, जहां पे ए बी डायामीटर, इसको डायामीटर नहीं बोलते, क्योंकि यू नो लेंस इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, तो डायमीटर कैसे बोलोगे फिर ना, इसको एपर्चर बोलते हैं। तो एपर्चर ऑफ द लेंस, तो ये आपको मिल गया बीई इक्वल टू ए बी साइन ऑफ डी थीटा। बट ए बी इज एपर्चर मतलब, और बीई इज पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस है ना बीई। ए बी है एपर्चर और ये आ गया साइन डी थीटा। तुम पहले ही बता दे रहे हो डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल, डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल है तो डी थीटा, साइन ऑफ डी थीटा इज डी थीटा। मतलब पार्ट डिफरेंस आ गया ए डी थीटा। ये आ गया आपके पास पाथ का डिफरेंस। लेफ्ट हैंड साइड पे पाथ डिफरेंस है मतलब लेंथ है, राइट हैंड साइड पे ए मतलब लेंथ है, और डी थीटा तो एंगल है, तो करेक्ट है, लेंथ इक्वल टू लेंथ। यहां तक क्लियर? श्योर? तो वो नहीं समझा तो फिर आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू रेलिक्स क्राइटेरिया, एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के मिनिमा के साथ ओवरलैप होना चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि जो P2 है, ये जो P2 है, ये P2 ये एक सोर्स का, S2 सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमम है। और जहां पे S2 का सेंट्रल मैक्सिमम है, वहां पे S1 का पहला मिनिमम आना चाहिए, तब जाके जस्ट रिजल्ट होगा, राइट। तो P2
corresponds to central maximum इसका of S2, but according to Rayleigh's criteria, just resolve होने के लिए according to Rayleigh's criteria, this point P2 must also be first minimum of S1. Correct? Right? तो फर्स्ट मिनिमम बनने का कंडीशन क्या था किसी भी डिफ्रैक्शन पैटर्न में, सिंगल डिफ्रैक्शन पैटर्न में? अब ये भूल जाओ, वो P2 सेंट्रल मैक्सिमम है, किसका है? S2 का। वो भूल जाओ, अब वो है, वो हमने सिर्फ रेलिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं उसके लिए बताया था। ये P2 सेंट्रल मैक्सिमम है S2 का, और P2 यही पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट मिनिमम S1 का, तब जाके होगा रेलिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई। हो गया, खत्म, अब भूल जाओ उसको। अब पहला मिनिमम कंडीशन क्या था मिनिमा का? एक एन लैम्बडा, वेरी गुड, राइट। क्या एन लैम्बडा? पार्ट डिफरेंस, इसके लिए पार्ट डिफरेंस निकाला, राइट। ऐसे टाइम पास के लिए फाइंड नहीं किया, वी नीड दिस, ओके। तो पार्ट डिफरेंस, देयरफॉर पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्बडा, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न है, मिनिमम का कंडीशन है पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा। लेकिन पार्ट डिफरेंस कितना था? एडी थीटा, और एन की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि फर्स्ट मिनिमम। हाँ, तो एडी थीटा इक्वल टू लैम्बडा। हमें क्या फाइंड करना था? डी थीटा। जैसे यहाँ पे डी फाइंड किया, वैसे यहाँ पे क्या फाइंड करना था? डी थीटा। आ गया क्या? डी थीटा आ गया, लैम्बडा बाई ए, राइट, गुड। अब ये जो लैम्बडा बाई ए है, लैम्बडा इज लेंथ, ए इज आल्सो लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ एंगल, सो इट इज डायमेंशनलेस, राइट। तो अब याद रहेगा ये। अब एक छोटा सा चेंज, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो हमने डेरिवेशन किया है लैम्बडा बाई ए, ये डेरिवेशन नॉर्मली होता है रेक्टेंगुलर एपर्चर्स के लिए। मतलब यहाँ पे जो लेंस है वो सर्कुलर नहीं, वो इन रियलिटी होता है रेक्टेंगुलर। तो ये जो डेरिवेशन आपने किया, दिस इज एक्चुअली डन फॉर रेक्टेंगुलर एपर्चर्स। तो सर्कुलर एपर्चर के लिए क्या आएगा? एक चेंज आएगा। तो फॉर सर्कुलर एपर्चर यू विल गेट डी थीटा इक्वल टू जस्ट 1.22, आपको एक्स्ट्रा लिखना है। तो अगर आपके पास लेंस का एपर्चर सर्कुलर है, तो ओनली चेंज दैट यू विल हैव टू डू इज पुट अ 1.22 ओवर हियर। हो गया। अब रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल निकाल लो। तो रिजॉल्विंग पावर इज 1 बाय डी थीटा व्हिच इज इक्वल टू इसका a upon 1.22 lambda. Done. So just a very quick recap. याद कैसे रखते हैं? टेलीस्कोप में the 2 point sources are far away from you, तो limit of resolution will be the angular separation. तो आपको अगर पता है गुड, नहीं पता है तो ठीक है, बता देता हूँ। किसी भी स्टार का डिस्टेंस दूसरे स्टार से, इट इज नॉर्मली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, ओके। हाउ मेनी आर्क सेकेंड्स, नॉट डिग्रीज, डिग्रीज अ टू बिग यूनिट। सर्कल के 360 पार्ट करते हैं, हर एक पार्ट सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसको 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री के 60 पार्ट करते हैं, 60 पार्ट्स। ईच पार्ट ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड एज मिनट। 1 मिनट के 60 पार्ट करते हैं, each part of a minute is called as second। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मिनट मतलब टाइम नहीं, ये एंगल है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्क मिनट, आर्क मिनट। वैसे ही आर्क सेकेंड्स। तो व्हेन यू लुक एट 2 स्टार्स व्हिच आर वेरी क्लोज, क्योंकि क्लोज वेरी नियर होंगे तब जस्ट रिजॉल्व की बात करोगे, एक यहाँ दूसरा वहां, they are anyways resolved, right? तो the angle is very small in few arc seconds. So this d theta is the angle which will decide if the two
पैटर्न्स आर रिजॉल्व और नॉट, तो हमको फाइंड करना है डी थीटा। एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड S1 सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमम ये P1 पे है, S2 सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमम ये P2 पे है, बट रेलिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग P2 जो सेकेंड सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमा था वहीं पे पहले सोर्स का, पहले इमेज का फर्स्ट मिनिमम बनना चाहिए, राइट? करेक्ट। P2 का रोल खत्म, P2 मतलब सेकेंड सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमम का रोल खत्म यहाँ पे। अब आप बोलोगे मतलब P2 पे पहला मिनिमम बनना चाहिए, किसका? S1 का। पहला मिनिमम कब बनेगा? जब पार्ट डिफरेंस आपका n लैम्डा होगा, लेकिन पहला मिनिमम बोल रहे हो तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा होगा, क्योंकि n की वैल्यू तो हो गई 1। तो आप पार्ट डिफरेंस फाइंड करो। पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो? सेम लॉजिक, A से मतलब दो सोर्सेस से लाइट आ रही है, A से और B से, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो सामने वाले रे के ऊपर, कॉल इट एज E। तो BE is the part difference, take sin theta, sin d theta, angle is small, BE by AB, so B is AB sin d theta, but AB is aperture which is A, sin d theta is small, so sin d theta is just d theta, तो आपको मिल गया A d theta। अगर ये इक्वल टू लैम्डा हुआ तो दिस इज द कंडीशन फॉर रेलिक क्राइटेरिया, तो d theta is lambda by A। ये मिल गया आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विच इज एंगल, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डायमेंशनलेस। इसका रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर, सो डन। और सिर्फ एक्स्ट्रा ये 1.22 सर्कुलर एपर्चर होगा तो दैट्स इट फॉर टुडे।